जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताओ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कई लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्टेट्स में क्या हो रहा है ये मेन स्ट्रीम मीडिया सही से कवर करता ही नहीं है। जब इन स्टेट्स के बारे में ज्यादा बात होती ही नहीं है तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मणिपुर में 3 मई 2023 से जो एथनिक वायलेंस शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये वायलेंस मणिपुर में रहने वाली दो एथनिक कम्युनिटीज मैतेईस और कुकीज के बीच में चल रही है, और हालात ये है कि कोई भी कुकी मैतेई के एरिया में नहीं जा सकता और कोई भी मैतेई कुकीज के एरिया में नहीं जा सकता। प्रशासन भी सिचुएशन को सुधार नहीं पा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक करीब 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। करीब 1000 से भी ज्यादा लोग अब तक इसमें इंजर हो चुके हैं और 4500 से भी ज्यादा घर इस हिंसा के दौरान जला दिए गए हैं। इतने खूबसूरत स्टेट में आखिर सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और मणिपुर की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। मणिपुर अपनी बाउंड्रीज मिजोरम, आसाम, नागालैंड और म्यांमार से शेयर करता है। मणिपुर बेसिकली हिल्स और वैली में डिवाइडेड है। वैली से मेरा मतलब है इम्फॉल वैली, जो कि मणिपुर के टोटल एरिया में से 10% है, और हिल्स टोटल 90% है। इम्फाल वैली मणिपुर स्टेट के सेंटर में है और ये आसपास से हिल्स से कवर्ड है। अब देखिए, मणिपुर स्टेट में मल्टीपल एथनिक कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, पर अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो वहाँ पर 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, मैतेई, नागा और कुकी, जिसमें से मैतेई जो है वो वैली में रहते हैं और कुकी और नागा ट्राइब के लोग हिल्स में रहते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाएंगे कि मैतेई लोग जो हैं मणिपुर के इंडिजिनस लोग हैं। कई सदियों से मैतेई मणिपुर में रहते आए हैं। अगर हम लास्ट 2000 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो समझ आएगा कि मणिपुरी लैंग्वेज, फेमस मणिपुरी डांस फॉर्म्स, मणिपुरी किंग्स, ये सब मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अगर नागा ट्राइब की बात करें तो ये भी यहाँ के नेटिव ट्राइब हैं और ये मोस्टली नागालैंड की तरफ के हिल्स में रहती हैं। अगर कुकीज की बात करें तो ये ट्राइब्स म्यांमार की चिन ट्राइब से संबंधित ट्राइब्स हैं और मोस्टली ये वहां से साउथ मणिपुर की तरफ शिफ्ट हुई है। वैसे भी जो ट्राइब्स होती हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होती रहती हैं। 18-19 सेंचुरी में मणिपुर में हिंदुइज्म ग्रो करना शुरू हुआ और मैतेई जो हैं उन्होंने लार्जली हिंदू धर्म को अपना लिया था। इसी समय 1819 से लेकर 1826 तक जब बर्मा किंगडम ने मणिपुर पर हमला किया और मणिपुर के मोस्टली एरियाज जीत लिए, तो मणिपुर के जो किंग हैं उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने बर्मा के साथ वॉर तो लड़ी, पर इसके बदले में मणिपुर किंगडम जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बन गया था। अब इस समय बर्मा किंगडम या फिर नागास मणिपुर पर फिर से अटैक ना करें, इसलिए ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के किंग को बर्मीज कुकी ट्राइब के लोगों को इम्फाल वैली के आसपास हिल्स में बसाने का बोला, और इस तरीके से इम्फाल वैली के आसपास हिल्स पर कुकी ट्राइब के लोग बढ़ गए थे। कुकीज लड़ने में बहुत माहिर हुआ करते थे और इनको इम्फाल वैली की सुरक्षा के लिए आसपास के हिल्स पर बसाया गया था। मणिपुर प्रिंसली स्टेट बन गया था और ब्रिटिशर्स इनसे अच्छा खासा टैक्स वसूल रहे थे। फिर 1891 में मणिपुर पैलेस में तख्ता पलट हुआ और इसकी वजह से मणिपुर किंगडम ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी, जिसे एंग्लो मणिपुरी वॉर कहा गया। इसमें ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को हराया और फिर मणिपुर का जो किंगडम था उसे वैली तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया और वहां एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया था। इस तरह मैतेई सिर्फ वैली में रेस्ट्रिक्ट हो गए थे। हिल्स पर कंट्रोल पूरी तरीके से ब्रिटिश ने अपने पास कर लिया था, और यही वो टाइम था जब हिल्स और वैली के बीच में एक प्रॉपर डिवीजन हो चुका था। ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि मैतेईस फिर से कोई रिबेल ना करे, और ब्रिटिशर्स ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुकीज को और ज्यादा वैली के आसपास बसाना शुरू कर दिया था। इस समय तक जो कुकी ट्राइब के लोग थे वो काफी ज्यादा अमाउंट में सदर्न मणिपुर में हिल्स पर सेटल हो गए थे। अब देखिए, कुकी ट्राइबल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ मिशनरीज को भेजना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। इतने ज्यादा कन्वर्जन का एक ही कारण था कि ब्रिटिशर्स इससे फायदा ले पाए और इस एरिया में भी एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सके।
उस समय मैतेई, नागास और कुकीज शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे। फिर 1947 में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, तब क्योंकि मणिपुर प्रिंसली स्टेट था तो उसके किंग इस पर फैसला ले सकते थे कि उनको इंडिया से मिलना है या नहीं। और फिर 1949 में मणिपुरी किंग ने मणिपुर को इंडिया में मिला दिया। और इस समय मैतेई एथनिसिटी के लोग, जो कि ज्यादातर हिंदू थे, उनको ओबीसी और एससी कैटेगरी में रख दिया। और कुकीज और नागा ट्राइब, जो कि मेजोरिटी क्रिश्चियन थे, उनको एसटी कैटेगरी में रखा गया। और ये जो कैटेगराइजेशन हुआ था, आज के दिन की फसाद की जड़ यही है। 1956 तक मणिपुर को पार्ट सी स्टेट की तरह रखा गया, जिसका मतलब ये था कि मणिपुर पर एक चीफ कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूल करेंगे। 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और फिर 1960 में एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इसके हिसाब से हिल्स पर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोग ही लैंड परचेस कर सकते थे और वहां ओबीसी, एससी या फिर जनरल कैटेगरी के लोग लैंड परचेस नहीं कर सकते। मणिपुर का 90% एरिया हिल्स में आता है और अब मैतेईज यहाँ लैंड वगैरह परचेस नहीं कर सकते थे, लेकिन इम्फाल वैली में सारी कैटेगरीज के लोग लैंड परचेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शेड्यूल ट्राइब। इस एक्ट की वजह से मैतेई एथनिसिटी के लोग और ज्यादा ऑप्रेस हो गए थे, क्योंकि अब वो सिर्फ स्टेट के 10% एरिया में ही सिकुड़ कर रह गए थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, हिल्स और वैलीज के बीच में, इंडिया ने उसी चीज को कंटिन्यू रखा। उसी समय 1958 में मणिपुर पर आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया। मतलब कि मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया था और वहां पर फोर्सेस के पास स्पेशल पावर्स दे दी गई थी ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इसका मतलब ये था कि अगर किसी पर शक हो तो फोर्सेस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। इसका असर यह हुआ कि आसपास के स्टेट्स की तरह यहाँ भी इंसर्जेंट ग्रुप्स बन गए थे। सभी ट्राइब्स में अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप थे। इनको आपस में एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज होने लग रही थी और इनके बीच में आपस में एरियाज को लेकर रिफ्ट होती रहती थी। और फिर 1972 में मणिपुर को फुल स्टेट का दर्जा मिला, पर आफ्सपा नहीं हटा। अब मणिपुर में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शंस होती है तो स्टेट में इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाती और इस वजह से लोगों में ये भावना बनी कि उनके स्टेट्स के साथ स्टेप मदरली बिहेवियर हो रहा है और इंसर्जेंसी बढ़ती ही चली गई। ऐसे में सरकार की मुसीबतें भी और बढ़ी, क्योंकि हर ट्राइब अलग अलग तरह की डिमांड्स करने लगी थी। नागास हमेशा से अपने आप के लिए एक अलग कंट्री डिमांड करते आए हैं। ऐसे ही कुकीज अपने लिए कंट्री तो नहीं पर एक स्टेट की डिमांड करते हैं। अब देखिए, ऐसे ही 1993 में नागास और कुकीज के बीच में क्लैश हुआ, जिसमें नागास मिलिटेंट ने 13 सितंबर 1993 को कुकीज के एक विलेज में घुसकर 115 कुकी सिविलियंस को मार दिया था। इसे कुकीज ब्लैक डे बोलते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट से हमें यह समझ आता है कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स मणिपुर में हमेशा से होते रहे, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स मणिपुर में पावरफुल हो रहे थे। इसकी वजह से मैतेईज भी और ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे। गवर्नमेंट इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ बातचीत बढ़ाती तो थी, पर कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाता था, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप से बातचीत करने की कोशिश करती तो दूसरे ग्रुप को इससे इशू होने लगता और फिर उस रीजन में इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। ऐसे में 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट कुकीज के 30 में से 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के मेंबर्स को 14 कैंप्स में भेज दिया था, जहां पे उनके वेपन्स कैंप्स के ही एरिया में लॉक्ड रख दिए गए थे, जिसकी कीज का एक सेट आर्म्ड फोर्सेस के पास रखा जाता था और दूसरा सेट उन ग्रुप के लीडर्स के पास रखा जाता था। इनकी जो मूवमेंट है वो कैंप्स तक ही सीमित कर दी गई थी और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मिलिटेंट्स को 6000 रुपीज पर मंथ दिया जाता था। बदले में ये लोग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे और इंसर्जेंसी को रोका जाएगा। उस समय मणिपुर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वो 2017 तक इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करते रहते हैं। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता और वहां सरकार बनाई। इसके बाद 5 साल तक सरकार चली और इस टाइम में बीजेपी भी इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करती रही। अब तक हमने ये देखा कि कैसे ये ट्राइब्स आपस में इस एरिया में झगड़ती रही हैं और मैतेईज और कुकीज की हिस्ट्री क्या है। अब हम प्रेजेंट सिनेरियो पर आते हैं। देखिए, स्टेट में पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो मैतेईज अराउंड 53% है, जो कि स्टेट के 10% यानी कि इम्फाल वैली में रहते हैं। कुकीज अराउंड 25% है और नागाज अराउंड 15% है और ये दोनों ट्राइब्स हिल्स में रहती हैं और जो कि स्टेट का 90% एरिया कवर करती है। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि मैतेई पॉपुलेशन स्टेट के सिर्फ 10% एरिया में ही सीमित है,
बाकी का 90% एरिया ट्राइबल लैंड एरिया घोषित है और ये एरिया स्पेशली ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि मैतेई स्टेट में एज ए नॉन ट्राइबल क्लासिफाइड है, इसकी वजह से वो स्टेट के 90% एरिया में लैंड बाय नहीं कर सकते, पर ट्राइबल्स इम्फाल वैली में भी लैंड बाय कर सकते हैं, तो मैतेई के लिए लैंड अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है। तो मैतेई 2012 से ही अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहे थे, ताकि वो एक छोटे से एरिया में सीमित ना रह जाए और वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड, कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकें। मैतेई का कहना था कि भले ही गवर्नमेंट उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना दे, बस उन्हें एसटी कैटेगरी में डाल दे, क्योंकि वो 1949 से पहले भी एसटी कैटेगरी में ही आते थे। इसके अलावा मैतेई का यह भी कहना था कि म्यांमार में जो रिसेंट तख्तापलट हुआ है, इसकी वजह से माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा ऐसा चूड़ाचंदपुर में देखा गया है। मैतेईस का यह भी कहना है कि माइग्रेंट्स पॉपी कल्टीवेशन में भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से स्टेट के यूथ में नशे की लत भी बढ़ रही है। देखिए, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच कुछ एरियाज को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, जैसे गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, और यहाँ ड्रग्स कार्टेल्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के लिए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मणिपुर में भी हिल एरियाज में पॉपी का इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है और इसके लिए कुकी एथनिसिटी के कुछ लोग जिम्मेदार हैं। अब देखिए, 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जिसके बाद इन ट्राइब्स के बीच टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई थी। मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करने की जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करे। अब देखिए, किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करना या ना करना, इसका फैसला सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और हाई कोर्ट के इस डिसीजन से कुकी ट्राइब में एक गलतफहमी फैली कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद मैतेईस जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड होने वाले हैं और बस यहीं से सारा फसाद शुरू हो गया। कुकीज का कहना था कि मैतेई पहले से ही नंबर्स में ज्यादा हैं और पॉलिटिकली डोमिनेंट है। उनका कहना था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो 60 सीट्स है, उनमें से भी 40 सीट्स इम्फाल वैली से है और बाकी की जो 20 सीट्स है वो हिल्स से आती है। खैर, इसका एक और रीजन भी है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो इम्फाल वैली में रहती है, इसकी वजह से वहां से 40 सीट्स है, बाकी की जो 20 सीट्स है वो हिल्स है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है। कुकीज का यह भी कहना था कि मैतेईस जो है वो इकोनॉमिकली भी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर इनको एसटी स्टेटस दे दिया गया तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और एसटी स्टेटस की वजह से हिल्स में भी लैंड वगैरह परचेस करेंगे और हिल्स से जो ट्राइबल्स हैं उनको बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैतेईस को एसटी स्टेटस दे दिया गया तो इनको भी रिजर्वेशन मिलने लगेगा और फिर ट्राइबल्स और मैतेईस के बीच में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। अब 3 मई 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मणिपुर के ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज की। इस मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि मैतेई हिंदूज की एसटी स्टेटस वाली डिमांड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके। इसी मार्च के दौरान हिंसा और ज्यादा बढ़ गई और चूड़ाचंदपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर मल्टीपल जगह मैतेईस और कुकीज के बीच में क्लैशेस हुए। चूड़ाचंदपुर टाउन में मैतेई घरों पर अटैक हुए और इम्फाल वैली में कुकीज के घर पर कई घर इन क्लैशेस में जला दिए गए, कई जाने गई और कई लोग बेघर हो गए। हालात ये थे कि मैतेई कुकीज के एरिया में नहीं जा सकते थे और कुकीज मैतेई के एरिया में नहीं जा सकते थे। कई चर्च और मंदिरों को भी तहस नहस कर दिया गया था। गवर्नमेंट को इन रायोट्स को रोकने के लिए इंडियन आर्मी तक को बुलाना पड़ गया था। पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। सिलसिला यही नहीं थमा और मणिपुर पुलिस तक 2 गुटों में बंट गई थी। कुकी पुलिस कर्मी जो इम्फाल वैली में तैनात थे वो वहां से हिल एरिया में आ गए थे और मैतेई पुलिसकर्मी जो हिल्स में तैनात थे वो वैली में आ गए थे। इसके अलावा खबरें ये भी आई कि पुलिस और आसाम राइफल्स के बीच भी आपस में इश्यूज देखे गए और इनने भी एक दूसरे पर हथियार तान लिए थे। करीब 1.5 साल से भी ज्यादा समय से ये सिचुएशन मणिपुर में बनी हुई है। सरकार इस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इससे डील करना आसान नहीं है। इन वायलेंस के खिलाफ शुरुआती दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ बोल नहीं रही। ये बात भी सही है कि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले को सही तरीके से हैंडल करने में नाकाम रही है। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठा लिए हैं। कुकीज और मैतेईस दोनों ही अपने साइड से महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनके पास एक से एक आधुनिक हथियार हैं। सोचने वाली बात है कि जो लोग अपने आप को ट्राइबल्स कह रहे हैं
इनके पास ड्रोन से लेकर आरपीजी जैसे हथियार कैसे आ रहे हैं। लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास ऐसे हथियार हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बाहर की ताकत नहीं चाहती कि ये वायलेंस रुक जाए। इवन मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह कई बार कह चुके हैं कि मणिपुर की सिचुएशन बाहरी ताकत, ड्रग कार्टेल्स और इलीगल माइग्रेशन की वजह से और खराब हो रही है। अब देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिल एरियाज की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली कुकी पॉपुलेशन, वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो रही है। म्यांमार की तरफ से इलीगल इमिग्रेशन इसका एक बड़ा कारण है। इसी बात से मैतेईस परेशान है। ये बात साफ है कि मणिपुर में जो चल रहा है इसमें विदेशी ताकतें शामिल हो सकती हैं और भारत में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको बड़ा करके उनसे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इवन ये बात भी सबको मालूम है कि कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप्स काफी समय से अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं और इस इलाके को डिस्टेबलाइज करके वो अपना एजेंडा मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो वर्ल्ड इंडिया को अब चाइना का अल्टरनेटिव मानने लगी है और मोदी गवर्नमेंट की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इससे इस रीजन में डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। ये पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिससे इंडिया के सदर्न कंट्रीज के साथ जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। चाइना भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाहता और इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि चाइना इस एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा हो और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका इम्पैक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी आएगा। इसके अलावा बांग्लादेश में जो करंट गवर्नमेंट है उसका भी सबको पता है कि वो भारत को खास पसंद नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसी वजह से 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है पर मणिपुर में सिचुएशन सुधरी नहीं है। पहली बात तो भारत को बॉर्डर पर सर्विलेंस और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए और साथ में इलीगल माइग्रेंट्स को वापस उनकी कंट्रीज में भेज देना चाहिए। इसके अलावा दोनों तरफ के लोगों को बैठाकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए और इस वायलेंस के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी एथनिसिटी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या विचार है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।